हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्री कोच। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड सिनबायोटिक्स की। चलिए बात करते हैं प्रीबायोटिक्स। सो prebiotics are the substrates that are selectively used by the host organisms to produce health benefits। यानी खाने के वो कंपोनेंट्स जो हमारा बॉडी फ्लोरा दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर देयर एनहांसमेंट एंड इंक्रीज इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्रीबायोटिक्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर योर हेल्थी बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन योर गट। अब बात करते हैं कि क्या हर एक फूड कंपोनेंट प्रीबायोटिक हो सकता है। सो हाउ कैन वी नो दैट दिस फूड इज फुल ऑफ प्रीबायोटिक्स और दिस इज नॉट। So the criteria for prebiotics are: the food item should be non-digestible, it should be selectively fermented by intestinal absorption, और वो फूड आइटम हमारे गट फ्लोरा के लिए बेनिफिशियल हो। जो फूड आइटम इस तीनों कैटेगरीज को फॉलो करता है तो हम उसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। इसमें यूजुअली वो कार्ब्स काउंट होते हैं जो हमारे बॉडी में क्विकली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, एग्जाम्पल ओलिगोसेकेराइड्स। And the main oligosaccharides are fructans and galactans. These are found to stimulate activity and growth of beneficial bacteria in gut. Talking more about them, fructans consist of fructooligosaccharides and inulins, whereas galactans consist of galactooligosaccharides. अब एक बात तो हमें समझ में आ गया कि जो प्रीबायोटिक है वो नॉन डाइजेस्टेबल होता है, बट जो डाइटरी फाइबर है हमारा वो भी एक नॉन डाइजेस्टेबल है। तो क्या हमारा डाइटरी फाइबर एक प्रीबायोटिक है? तो आंसर इज नो। इस बात की जस्टिफिकेशन ईएसएफए यानी यूरोपियन फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ने बताया है कि कोई भी सिंगल फूड इंग्रेडिएंट को हम एज अ फूड प्रोबायोटिक लेबल नहीं कर सकते अगर उसका कोई भी हमारा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। So it is only labeled as dietary fiber with no implication of health benefits. अब बात करते हैं functions की यानी health benefits. Probiotics help to restore intestinal bacterial balance. They also enhance availability, affect against colon cancer. These inhibit the growth of pathogenic bacteria such as Clostridia. Probiotics also help to regulate lipid metabolism. It also help in weight loss because these promote satiety value, यानी कि अगर प्रीबायोटिक्स हम लेते हैं तो वो हमारे अंदर एक क्षमता देते हैं कि हाँ हम वी आर नॉट हंग्री बिकॉज दीज आर नॉट डाइजेस्टेड एज क्विकली एज ग्लूकोज। प्रीबायोटिक्स ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कई और फंक्शंस हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। Now coming to mechanism of action. तो what is the mechanism? प्रीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्ट करते हैं। या तो ये हमारे बॉडी में जो एपिथेलियल सेल्स हैं उन पे काम करते हैं, उनमें जो हमारे बैरियर्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू और एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी में ना आ पाए। Sometimes prebiotics increase adhesion to intestinal mucosa. प्रीबायोटिक्स हमारी बॉडी में अंदर जाके पैथोजेनिक यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस बनाते हैं कि अगर बाय चांस हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री हो भी जाती है तो ये एंटी सब्सटेंस उसके अगेंस्ट एक्शन करें और हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज या कोई भी डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की ना हो। इट शुड बी फंक्शनिंग एज नॉर्मल एज बिफोर। So here is a flow chart for better understanding for you guys what is the exact mechanism. अब देखो प्रीबायोटिक हमारे बॉडी के अंदर चला गया, उसने हमारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, हेल्थी बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन हो गई प्रीबायोटिक की। उस फर्मेंटेशन से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो SCFAs यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी की पीएच, उसकी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, नॉर्मल रेंज में हमारी पीएच को रखते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द गट इन्फेक्शन एंड सप्रेस कॉलन कैंसर इनिशिएशंस।
सो SCFs आर एज इम्पॉर्टेंट एज प्रीबायोटिक्स और ये हमें प्रीबायोटिक्स से ही मिलते हैं। अब प्रीबायोटिक्स मिलेंगे कहाँ से? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रीबायोटिक्स? There are basically two categories, exogenous and endogenous. Endogenous की बात करें तो human breast milk is the main source of prebiotics as it contains oligosaccharides similar to GOS. GOS यानी galactans. Galactan oligosaccharides जिसकी हमने पहले बात की. And if you don't remind, just resume back to the point where I have discussed about fructans and galactans. तो बात कर रहे थे ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की कि जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी जीओएस की तरह से ही ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जिनको हम एचएमओस बोलते हैं, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसेक्राइड्स, एंड दीज एचएमओस इंक्रीज बेफिडियोबैक्टीरियल पॉपुलेशंस इन इन्फेंट्स। और ये जो हमारे एचएमओस होते हैं वो इन्फेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट एक्सोजिनस की बात करें तो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स लाइक ओट्स में अनरिफाइंड बार्ले, ये हमारे प्रीबायोटिक्स के आउटर सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट आपको एक टेबल शो हो रहा है स्क्रीन पे जो हमें शो कर रहा है कि कितना फूड आइटम में कितना प्रीबायोटिक कंटेंट है। And the next table shows you about the amount of food item you should take to फुलफिल योर डेली रिक्वायरमेंट फॉर प्रीबायोटिक्स। हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 6 ग्राम होती है, तो हम कितना फूड आइटम लें कि हमारी 6 ग्राम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। और जो लोग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए अमाउंट 6 से 15 ग्राम्स तक की रेंज में होती है बिकॉज दे नीड मोर फाइबर, मोर प्रीबायोटिक्स देन अ नॉर्मल पर्सन। So you can check out the amounts. So this was all about prebiotics. Next I will talk about probiotics. WHO इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन करता है, these are the live organisms that when administered in adequate amount confer the health benefits to host. यानी these are the live microorganisms that when consumed provide health benefits. प्रीबायोटिक्स में हमने बात की कि वो एक फूड कंपोनेंट है और प्रोबायोटिक हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम हमारी बॉडी में लेते हैं। बात करते हैं आगे व्हाई एंड हाउ की। तो प्रोबायोटिक्स की इनटेक हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड की करेगी। इसका प्रूफ नोबेल लॉरिएट एली मेचनिकॉफ ने दिया था। उसने कहा था कि जो बल्गेरियन पीजेंट्स है वो ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं एज कम्पेयर टू देयर नेटिव पीजेंट्स बिकॉज वो अपनी रेगुलर डाइट में योगर्ट ऐड करते हैं। So this was all the introductory part for probiotics. Talking about the criteria for probiotics कि जैसे प्रीबायोटिक होने के लिए कुछ conditions होती हैं, as the same way we have a criteria for probiotics. The main criteria is it should be alive. Secondly, it should have a ability to survive in stomach acids and intestinal ecosystem. क्योंकि अगर वो जिंदा ही नहीं होगा तो अपना हेल्थ बेनिफिट कैसे शो करेगा, कैसे वो हमारे लिए हेल्दी साबित होगा। सो इट शुड बी अलाइव एंड इट शुड हैव अ रेसिस्टेंट पावर फॉर stomach acids and intestinal ecosystem. It must be reproducible and it must be taxonomically defined microbe, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनस, स्पीशी और स्ट्रेन भी सेम होना चाहिए उसके अच्छे हेल्थ बेनिफिट के लिए। अगर हमारा स्ट्रेन भी चेंज हो जाता है, आगे आगे आपको पता चलेगा, इन द एंड ऑफ लेक्चर यू विल बी नोइंग दैट इफ द स्ट्रेन विल बी चेंज देन द होल बेनिफिट्स ऑन आवर हेल्थ विल बी चेंज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक स्ट्रेन हमारे लिए काफ़ी हेल्दी सिद्ध होती है और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम सेकेंड स्ट्रेन की बात कर लें तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो इट शुड बी टैक्सोनॉमिकली डिफाइंड माइक्रोब। मोर ओवर इट शुड बी हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो प्रोबायोटिक्स कंपिटिटिवली वर्क करते हैं पैथोजन के अगेंस्ट। लाइक अगर उसको एक न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए जो हमारा माइक्रोब है, तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, वही न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं।
जिसकी वजह से उस पैथोजन की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसका जो काउंट है हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनको सिग्नल्स भेजते हैं कि पैथोजन की एंट्री हो चुकी है, और उसको खत्म करने के लिए हमें इम्यून सिस्टम से साइटोकाइंस रिलीज करने होंगे। ये हमारा पहले तो कम्पिटिटिवली वर्क कर रहा था, कई बार ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, और कई बार ये डायरेक्ट अटैक कर देता है पैथोजन पर बाय रिलीजिंग बैक्टीरियोसिन्स। Probiotics can also bind to adhesion sites, preventing pathogen attachment by reducing the surface area available for pathogenic colonization. ये किसी भी तरह से हम पैथोजन पर एक्ट कर सकता है, मे बी इन द डायरेक्ट फॉर्म और acting with the immune system or binding to the adhesion sites or signaling your immune system. Next, average prebiotic intake should be of concentration 10 raised to per 7 to 10 raised to per 8 cells per gram. अगर नॉर्मल बात करें डेली लाइफ में, तो हमें 100 टू 100 200 तक मिलीग्राम्स तक प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए. As this much amount of probiotic would be helpful for your body. इनटेक की बात करें तो हम प्रीबायोटिक्स को एज लाइव कल्चर भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फर्मेंटेड डायरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, योगर्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया. प्रोबायोटिक्स को हम फोर्टिफाइड फूड्स की तरह भी ले सकते हैं. जैसे आजकल मार्केट में हमें हर चीज़ की फोर्टिफिकेशन मिलती है, तो हमें प्रोबायोटिक फोर्टिफाइड फूड्स भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं. इनको हम इनको हम फ्रीज ड्राइड फॉर्म्स यानी कि टैबलेट्स, पाउडर्स, कैप्सूल्स, सैशेज इजीली अवेलेबल है मार्केट में. अगर आप सर्च आउट करें तो हम उस फॉर्म में भी प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड अवर बॉडी. माइक्रो इनकैप्सुलेशन एक नया फॉर्म है. ये एक कैप्सूल के अंदर हो जाता है प्रोबायोटिक, तो वो कैप्सूल की फॉर्म में हम अपने अंदर ले सकते हैं, और ये कैप्सूल उसको हमारे स्टमक एसिड्स और इंटेस्टाइनल इकोसिस्टम से प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये राइट प्लेस पर पहुंच के अपना हेल्थ बेनिफिट शो कर पाए. बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो प्रीबायोटिक्स दो तरह के बेनिफिट शो करता है. फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल, सेकंड इज नॉन इम्यूनोलॉजिकल. इम्यूनोलॉजिकल मींस इम्यून सिस्टम के रिलेटेड, तो प्रोबायोटिक्स हमारे साइटोकाइन प्रोफाइल्स को मॉड्यूलेट करता है, एक्टिवेट करता है लोकल माइक्रोफेजिस, कि वो जब ही एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो फटाफट से उसको बी लिम्फोसाइट्स के सामने रिप्रेजेंट करते, ताकि उसकी डिस्ट्रक्शन हो सके. एंड इन दिस प्रोसेस प्रोबायोटिक्स हैव देयर बिग हैंड. नॉन इम्यूनोलॉजिकल में हमारा प्रोबायोटिक एक स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है फॉर सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स. इट ऑल्सो प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन्स टू इनहिबिट पैथोजन ग्रोथ. It also stimulates epithelial mucin production and enhance intestinal barrier functions. Eating prebiotic rich food can influence brain behavior and help in alleviating stress, anxiety and depression. जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम उनको प्रोबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो बोथ प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं. So, guys, this was all about probiotics. Last but not the least, talking about symbiotics. In simple words, it is a mixture of probiotics and prebiotics. अब ये मिक्सचर है तो दोनों की प्रॉपर्टीज आएंगी. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक में improve the survival of organism as they pass through stomach and small intestine. Best combinations for symbiotics are given on your screens. So आजकल के टाइम पे ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं हमारे मेडिकल एज वेल एज न्यूट्रिशन फील्ड्स में फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स. Now talking about benefits of symbiotics, the symbiotics act as antimicrobials, anti-cancer, allergy reliefs and prevent constipation. एंटीमाइक्रोबियल मीन्स कि जो सिम्बायोटिक्स होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंटेस्टाइनल वॉल्स के साथ अटैच ही नहीं होने देते. अगर वो अटैच ही नहीं होंगे तो वो उनकी ग्रोथ नहीं होगी. अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी डिजीज नहीं होगी.
बात करते हैं एंटी कैंसर की, तो जो सिम्बायोटिक्स होते हैं हमारे, ये कार्सिनोजेंस को इनएक्टिवेट करते हैं। प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि जो हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी मोर्टेलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती हमारी बॉडी में। It also enhance immune system and reduce the blood lipids and blood glucose levels if they are in excess. So this was all about today's lecture. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो कुछ नया और कुछ इंफॉर्मेटिव से। थैंक यू।